हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल एकेडमी। छत्तीसगढ़ लोक कला और संस्कृति क्लास में मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। लोक कला और संस्कृति के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स का अध्ययन जो है वो आपका पूर्व में कर लिया है, जैसे छत्तीसगढ़ में विवाह संस्कार, छत्तीसगढ़ की शिल्प विधाएँ, चित्रकलाएँ, लोकगीत और आपका लोक नृत्य। आज की क्लास में हम लोक नाट्य की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जो कि 2 क्लासेस में जो है वो आपका कवर होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लोक नाट्य होता क्या है। देखिए, लोक नाट्य को छत्तीसगढ़ की लोक कला की संपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है। संपूर्ण विधा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोक नाट्य में बेटा लोक गीत भी होता है, इसमें नृत्य भी होता है और इसमें नाटक या फिर आपका अभिनय भी होता है। इसीलिए इसको सभी कलाओं का समावेश कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गीत भी गाते हैं, नृत्य भी होता है और जो आपके पात्र होते हैं उनके द्वारा एक किसी स्टोरी पे, एक किसी कथा विशेष पे अभिनय किया जाता है, नाटक किया जाता है। छत्तीसगढ़ के जनमानस में, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में कई प्रकार के लोक नाट्य जो हैं वो प्रचलित हैं, जो विभिन्न अवसरों पे, विभिन्न पर्वों पे या फिर किसी सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को समाज के सामने लाने के लिए, उसको प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एक मंच के माध्यम से लोक नाट्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, तो लोक नाट्य में मुख्य रूप से हम 7 प्रकार के लोक नाट्य पढ़ते हैं, जिसमें से 3 प्रकार के जो लोक नाट्य हैं वो छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में, सभी जाति जनजातियों में प्रचलित हैं, और 4 प्रकार के जो हम लोक नाट्य पढ़ेंगे वो केवल जनजातीय क्षेत्रों में, केवल जनजातियों के द्वारा प्रचलित है। मैं एक बार उनके नामों से आपको परिचय दिला दे रहा हूँ कि कौन कौन से 7 प्रकार के हम लोक नाट्य पढ़ने वाले हैं। सामान्य लोक नाट्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम देखने वाले हैं नाचा, नाचा के बाद हम देखेंगे गम्मत और आपका रहस। तो ये जो नाचा, गम्मत और रहस है, ये सभी क्षेत्रों में लगभग खास करके मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़ में जो है आपका प्रचलित है। ठीक है, ये कोई जाति विशेष, जनजाति विशेष नहीं है, सभी क्षेत्रों में सभी जाति जनजातियों के द्वारा ये किए जाते हैं। जनजाति विशेष हम 4 लोक नाट्य और पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे आपका भतरा नाट, इसके अलावा हम देखेंगे माओ पाटा। ठीक है, इसके अलावा दही कांदो, और चौथा जो है हम देखेंगे खम्ब स्वांग। इसके अलावा भी बहुत सारे छिटपुट जो हैं वो आपके लोक नाट्य हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। ये 7 लोक नाट्य हमको पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में हम नाचा, गम्मत और रहस को कवर करेंगे। फिर जो आगामी क्लास हमारा लोक नाट्य का होगा उसमें जो है आपका जनजातीय लोक नाट्य जो आपके 4 प्रकार के हैं, भतरा नाट, माओ पाटा, दही कांदो और खम्ब स्वांग का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामान्य लोक नाट्यों से, जिसके अंतर्गत हमारा पहला जो लोक नाट्य है वो है आपका नाचा। ठीक है, नाचा की एक कहानी मैं आपके दिमाग में थोड़ा रख देता हूँ, उसके बाद जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हम लिखते हुए चलेंगे। ये जो नाचा शब्द है, ठीक है, या जो आपका नाचा वर्ड है, ये नाच्या से बना है। नाच्या से क्या बना है? आपका नाचा। ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ें बेटा, तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि मध्यकाल में जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में रतनपुर क्षेत्र में या उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास कलचुरी वंश का जो है वो आपका शासन था। फिर कलचुरियों का स्थान यहाँ पे कौन लेते हैं? मराठे। ठीक है, तो जब मराठाओं का शासन था तो मराठा सैनिकों की छावनियों में आपका नाच्या का प्रचलन था। मराठा जो सैनिक होते थे ये रात्रि में अपनी छावनियों में मनोरंजन के रूप में, ठीक है, सैनिक में कौन होते थे? पुरुष होते थे। तो ये पुरुष में से कुछ लोग महिला की जो है भूमिका अदा करते थे, कुछ लोग पुरुष की भूमिका अदा करते थे, और रात भर जो है आपका इस प्रकार से नाटक का प्रोग्राम जो है चलता था, जो मराठा सैनिकों के आपका मनोरंजन का साधन था। और यही नाच्या धीरे से जो है छत्तीसगढ़ में क्या कहलाया? आपका नाचा कहलाया। तो कहीं न कहीं इसकी उत्पत्ति मराठी से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपका एक मराठी लोक नाट्य है तमाशा,
इसमें मराठी लोकनाट्य तमाशा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। महाराष्ट्र क्षेत्र में तमाशा जो है वो आपका बहुत प्रचलित है, तो उसी तमाशा का प्रभाव दिखाई देता है नाचिया में, जो आज क्या कहलाता है छत्तीसगढ़ में नाचा कहलाता है। अर्थात नाचा का जो उदय है छत्तीसगढ़ में वो आपका मराठा काल में हुआ है। ठीक है, अब ये नाचा क्या होता है, तो नाचा में जो है एक कहानी होती है, एक कथानक होता है। ये कहानी कोई पौराणिक विषय पर भी आधारित होता है या फिर किसी सामाजिक बुराइयों पे, सामाजिक समस्याओं पे आधारित होता है, और इसी कथानक को, इसी कहानी को गांव के किसी सार्वजनिक स्थान पे मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। नाचा के जो सभी कलाकार होते हैं ये पुरुष होते हैं। ठीक है, सभी कलाकार कौन होते हैं, पुरुष होते हैं। अर्थात जो महिलाओं की भूमिका है वो भी पुरुष लोग महिला वेश धारण करके जो है निभाते हैं। तो मुख्य रूप से परंपरागत रूप से देखा जाए तो नाचा के समस्त कलाकार कौन होते हैं, आपके पुरुष कलाकार ही इसमें भाग लेते हैं। महिलाओं की भूमिका भी पुरुष लोग ही निभाते हैं महिला वेश धारण करके। और यही जो पुरुष होते हैं जो महिलाओं की भूमिका निभाते हैं इनको परी कहा जाता है। याद रखिएगा, वे पुरुष जो महिलाओं की भूमिका निभाते हैं उनको परी कहा जाता है, या इन्हीं को नाचिया कहा जाता है। नाचिया या परी कहने का मतलब क्या है, वे पुरुष जो महिला वेश धारण करके महिला की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक प्रमुख पात्र हो गया वो हो गया परी, अर्थात वह पुरुष जो महिला की भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ इसमें एक और पात्र होता है जिसको कहा जाता है जोक्कड़, या इसको विदूषक भी कहते हैं। जोक्कड़ या आपका विदूषक। ठीक है, तो विदूषक तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन आप जोक्कड़ जरूर समझ पा रहे होंगे। जोक्कड़ जोकर शब्द से बना हुआ है। वो व्यक्ति जो हास्य विनोद करता है, जो हंसी मजाक करता है, इस पूरे के पूरे नाट्य अभिनय की रोचकता को, रोमांचकता को बनाए रखता है, किसी को आपका बोर नहीं होने देता। ठीक है, निरस्ता नहीं आने देता इस कहानी में, वो कहलाता है जोक्कड़ या आपका विदूषक। तो नाचा के ये दो प्रमुख पात्र होते हैं, जोक्कड़ और आपका परी। ठीक है, जोक्कड़ को विदूषक भी कहा जाता है, परी को नाचिया भी कहा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना। ठीक है, अगर बात करें कि नाचा का आयोजन छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है, तो नाचा का आयोजन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आप बोल सकते हो, केवल बस्तर को छोड़ के। बस्तर क्षेत्र में नाचा का आयोजन नहीं होता, क्योंकि आप देखे होंगे कि मराठा जो आपका काल है वो मुख्य रूप से ये उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में रहा। तो बस्तर को आप छोड़ दो, और बस्तर को छोड़ करके संपूर्ण मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में नाचा का जो है आपका आयोजन किया जाता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे नाचा परिष्कृत होता जा रहा है, इसमें अपडेट होता जा रहा है। अब नाचा में जो है आपका सिनेमा का प्रभाव, टीवी का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। बहुत सारी नाचा पार्टियां भी आ चुकी हैं। इसीलिए अब पुरुष कलाकारों के साथ साथ इसमें महिला कलाकार भी देखे जा सकते हैं, अर्थात महिला लोग भी नाट्य अभिनय करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि परंपरागत रूप से यदि देखा जाए तो नाचा केवल किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, बट अब महिलाओं की भूमिका भी देखी जा रही है। ठीक है, अब हम नाचा के थोड़े से इतिहास में जाते हैं। तो अगर नाचा के इतिहास में जाया जाए तो छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी कहलाती है रवेली नाचा पार्टी। ठीक है, अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी किसे कहते हैं, रवेली नाचा पार्टी। रवेली नाचा पार्टी जो है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अभी मैं आगे बताऊंगा बहुत सारी नाचा पार्टियां मुख्य रूप से जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और इन नाचा पार्टियों के संस्थापक। तो पहले तो आप ये याद रख लीजिए कि छत्तीसगढ़ की पहली जो नाचा पार्टी है उसका नाम क्या है, रवेली नाचा पार्टी। और हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नाचा के सबसे ख्याति प्राप्त कलाकार, तो नाचा के ख्याति प्राप्त कलाकार हैं स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर जी। ठीक है, तो गोविंद राम निर्मलकर जी का नाम याद रखिएगा। ये नाचा के सबसे ख्याति प्राप्त जो है वो आपके कलाकार कहलाते हैं। तो नाचा के लिए सबसे पहले ये दो फैक्चुअल चीज़ें याद रखिए, दो नाम याद रखिए। पहली जो नाचा पार्टी है उसका नाम याद रखिए रवेली नाचा पार्टी, और जो सबसे ख्याति प्राप्त कलाकार हैं उनका नाम क्या है, स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर जी। साथ ही छत्तीसगढ़ में जो आपका नाचा है, ठीक है,
इसमें आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा किसे कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड याद रखिएगा, लोकप्रिय। मैं अलग अलग लोक नाट्य पढ़ाने वाला हूँ और उन लोक नाट्यों को क्या क्या उपमा दिया गया है वो बताऊँगा, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये पूछा गया कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है, या फिर ये पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कौन सा है, इन दोनों परिस्थितियों में आपको आंसर लेना है किसको, नाचा को। तो याद रखिएगा, नाचा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कहलाता है या सबसे लोकप्रिय लोक नाट्य जो है वो आपका कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको नाचा के बारे में जो है याद रखनी है। प्रमुख बिंदुओं को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ उसी टैगलाइन से, उसी उपमा से कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य की लोकप्रिय विधा। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा किसको कहा जाता है, नाचा को कहा जाता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य। तो ये दो चीज़ें याद रखेंगे बेटा, सबसे लोकप्रिय विधा भी कहा जाता है और ये सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य के रूप में जाना जाता है किसको, नाचा को। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह जो नाचा है ये मराठा काल में शुरुआत होता है, मराठा छावनियों से, मराठा सैनिकों के द्वारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, यह मराठा काल में प्रारंभ हुआ, जो कि नाच्या कहलाता था। यह मराठा काल में प्रारंभ हुआ और शुरुआत में ये क्या कहलाता था, आपका नाच्या कहलाता था। फिर वर्तमान में क्या हो गया, नाचा हो गया। ठीक है, इसमें मराठी के या फिर महाराष्ट्र के, ठीक है, इसमें मराठी या फिर आपका महाराष्ट्र के तमाशा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है ना। किसका प्रभाव दिखाई देता है, तमाशा का प्रभाव जो है वो आपका दिखाई देता है। तो ये सभी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसीलिए मैं इसको बिंदुवार यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। ये मराठा काल में चालू हुआ, उस समय नाच्या कहलाता था और ये किससे प्रभावित है, महाराष्ट्र के या मराठी के तमाशा से प्रभावित है। तमाशा जो है वो मराठी लोकनाट्य है। ठीक है, तो इसमें तमाशा का आपका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में महिलाओं की भूमिका भी देखी जा सकती है ना। वर्तमान में महिलाओं की भूमिका भी देखी जा सकती है ना। तो परंपरागत रूप से केवल पुरुष करते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी इसमें जो है दिखाई दे रही हैं। महिलाओं के द्वारा भी नाट्य अभिनय किया जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे कि नाचा किसी सार्वजनिक विषय, सामाजिक कुरीतियों अर्थात बुराइयों, ठीक है, सामाजिक कुरीतियों या फिर आपका जो बुराइयां होती हैं इनके ऊपर आधारित होती हैं, या फिर पौराणिक विषयों, ठीक है, धर्म वगैरह के जो विषय होते हैं, ठीक है, तो ये पौराणिक विषयों पर आधारित होती हैं। ठीक है, इनकी जो विषय वस्तु होती है, या तो कोई सार्वजनिक विषय होगा, सामाजिक बुराइयां वगैरह होगी, उनको प्रकाश में लाने के लिए, या पौराणिक विषय पर जो है ये आपके आधारित होते हैं। और
गांव के किसी सार्वजनिक स्थान पर इसका मंचन किया जाता है, अर्थात मंच के माध्यम से इसको जो है आपका प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि दो प्रमुख पात्र इसमें याद रखिएगा। ठीक है। नाचा में जोक्कड़, ठीक, या फिर आपका इसको क्या कहा जाता है, विदूषक एवं परी की भूमिका अहम होती है। ठीक है। जोक्कड़ और परी की अहम भूमिका होती है। जोक्कड़ मैंने बता दिया आपको कि जो आपका हंसी विनोद करता है, हास्य विनोद करता है, वो जोक्कड़ कहलाता है। और जो पुरुष महिला वेश धारण करके नृत्य अभिनय करता है उसको परी कहते हैं या उसको नाच्या भी कहा जाता है। ठीक है। साथ ही साथ आप याद रखें कि नाचा का आयोजन बस्तर के अलावा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किया जाता है। नाचा का आयोजन बस्तर के अलावा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी। तो छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी कहलाती है रवेली नाचा पार्टी। और नाचा के सबसे प्रमुख ख्याति प्राप्त कलाकार का नाम आप याद रखिए। क्या नाम बताया था मैंने? स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर। तो नाचा के ख्याति प्राप्त कलाकार का नाम याद रखेंगे, स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर। तो इतनी बातें आपको नाचा के बारे में याद रखनी है कि नाचा की जो उत्पत्ति है वो आपका मराठा काल में हुई। नाचा के नाम से जानते थे। इसमें मराठी के तमाशा का प्रभाव दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लोकप्रिय विधा कहलाती है या फिर सबसे प्रचलित लोक नाट्य जो है वो कहा जाता है। मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब महिलाओं की भूमिका भी हम देख सकते हैं। किसी भी सार्वजनिक सामाजिक विषय पर, पौराणिक विषय पर गाँव के सार्वजनिक स्थान पर इसका मंचन किया जाता है। इसमें जोक्कड़ और परी दो अहम पात्र होते हैं, इनकी भूमिका जो है आपका ज़्यादा होती है। और नाचा का आयोजन बस्तर के अलावा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी कहलाती है रवेली नाचा पार्टी। और ख्याति प्राप्त कलाकार का नाम याद रखना है, स्वर्गीय गोविंद राम निर्मलकर। तो रवेली नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी हो गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और भी प्रमुख जो है वो आपकी नाचा पार्टी या फिर नाचा संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम में सीधे सीधे डायरेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है प्रमुख नाचा पार्टियों का नाम और उनके आपके संस्थापक। ठीक है। तो चलिए मैं एक बार आपको समझाते हुए जाता हूँ। तो सबसे पहले हम उसी को शामिल कर लेते हैं जो हमारी पहली नाचा पार्टी है। क्या नाम है उसका? रवेली नाचा पार्टी। ये रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक हैं दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। ठीक है। दुलार सिंह मंदराजी जी का नाम आप याद रखिए बेटा, क्योंकि दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बेटा कि नाचा का भीष्म पितामह किसे कहते हैं, लोक कला का उद्धारक किसे कहा जाता है, लोक कला के पुजारी कौन कहलाते हैं। तो अलग अलग आपके प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिनको अलग अलग इस प्रकार से उपमाएं दी गई हैं। ठीक है। तो उसी प्रकार से नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? आंसर आएगा दुलार सिंह मंदराजी। इसको मैं लास्ट में लिख के भी बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि इनके द्वारा छत्तीसगढ़ की पहली नाचा पार्टी जो है वो स्थापित की गई, जिसका नाम क्या है आपका? रवेली नाचा पार्टी। आगे बढ़ते हैं। एक नाचा पार्टी है चंदैनी गोंदा, बहुत ही फेमस नाचा पार्टी है। और ये चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी के संस्थापक हैं रामचंद्र देशमुख। क्या नाम है आपका? रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख को लोक कला का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है। लास्ट में मैं लिख दूंगा। देखिए जैसे दुलार सिंह मंदराजी को क्या कहा जाता है? नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। वैसे ही रामचंद्र देशमुख को
लोक कला का उद्धारक कहा जाता है? डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाचा के भीष्म पितामह कौन कहलाते हैं? आंसर आएगा दुलार सिंह मंदरा जी। लोक कला का उद्धारक किन्हें कहा जाता है? रामचंद्र देशमुख को। इनकी नाचा पार्टी का नाम क्या है? चंदैनी गोंदा। बहुत ही फेमस नाचा पार्टी है। इसके अलावा इनकी और एक फेमस नाचा पार्टी है देहाती कला मंच। पूरा नाम इसका छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच है, लेकिन आप देहाती कला मंच इतना कम से कम याद रखिए। तो रामचंद्र देशमुख की 2 नाचा पार्टी याद रखेंगे। एक याद रखेंगे क्या आपका? चंदैनी गोंदा, और एक याद रखेंगे आप देहाती कला मंच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक फेमस नाचा संस्था है, पार्टी है सोनहा बिहान। ये सोनहा बिहान जो है, ये नाचा पार्टी के संस्थापक हैं महासिंह चंद्राकर। क्या नाम याद रखना है? महासिंह चंद्राकर। ठीक है, महासिंह चंद्राकर को लोक कला का पुजारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक कला का पुजारी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, लोक कला का पुजारी किसे कहते हैं? तो महासिंह चंद्राकर को। इनकी नाचा पार्टी का नाम क्या है? सोनहा बिहान। देखिए, सोनहा बिहान जो नाचा पार्टी है या फिर सोनहा बिहान की जो कहानी है ना, क्योंकि हर नाचा का एक कथानक होता है। कथानक कहने का मतलब एक कहानी होता है जिसके ऊपर वो नाचा जो है, पार्टी जो है वो आपका आधारित होती है। ठीक है, आगे जब आप साहित्य और साहित्यकारों की क्लास देखेंगे, रचना और रचनाकारों की क्लास जो है आप अध्ययन करेंगे, तो उसमें हम एक साहित्यकार पढ़ेंगे नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा की रचना है सुबह की तलाश, है ना। साहित्य और साहित्यकारों की क्लास में आप इसको डिटेल से अध्ययन कर सकते हैं। तो नरेंद्र देव वर्मा की रचना क्या है? सुबह की तलाश, है ना। इसी सुबह की तलाश का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है सोनहा बिहान। ये थोड़ा डिटेल में आप याद रखिए क्योंकि ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, सोनहा बिहान नाचा पार्टी है, किसके द्वारा स्थापित की गई है? महासिंह चंद्राकर के द्वारा स्थापित की गई है। ठीक है, और ये सोनहा बिहान का जो कथानक है या कहानी है, ये नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित सुबह की तलाश पर आधारित है। इसीलिए इसका नाम देखो क्या है? सोनहा बिहान। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि सोनहा बिहान के जो संस्थापक हैं महासिंह चंद्राकर, इनको लोक कला का पुजारी कहा जाता है। रामचंद्र देशमुख को लोक कला का उद्धारक कहा जाता है। दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। तीनों क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। नाचा का भीष्म पितामह दुलार सिंह मंदराजी, लोक कला के उद्धारक रामचंद्र देशमुख, लोक कला के पुजारी महासिंह चंद्राकर। ठीक है, इन्हीं महासिंह चंद्राकर की पुत्री हैं ममता चंद्राकर। महासिंह चंद्राकर की पुत्री का नाम क्या है? ममता चंद्राकर। और ममता चंद्राकर जी की जो नाचा पार्टी है उसका नाम है चिन्हारी नाचा पार्टी। क्या नाम है आपका? चिन्हारी नाचा पार्टी। ठीक है, सोनहा बिहान महासिंह चंद्राकर जी का है और जो चिन्हारी नाचा पार्टी है उनकी पुत्री ममता चंद्राकर जी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक नाचा पार्टी है मटेवा नाचा पार्टी। मटेवा नाचा पार्टी। ठीक है, और इनके संस्थापक में आप नाम याद रखिए नाइक दास और झुमुक दास। ठीक है, नाइक दास एवं झुमुक दास। ठीक है, तो नाइक दास और झुमुक दास द्वारा स्थापित नाचा पार्टी का नाम है मटेवा नाचा। इसके बाद छत्तीसगढ़ से संबंधित एक कलाकार का नाम मैं लिख रहा हूँ जिनका नाम है स्वर्गीय हबीब तनवीर जी, जिनका नाम राष्ट्रीय स्तर में भी प्रसिद्ध है क्योंकि इनके द्वारा जो है 2 प्रमुख थिएटर जो हैं वो स्थापित किए गए थे। एक नया थिएटर और एक आपका हिंदुस्तान थिएटर, जो राष्ट्रीय स्तर पे ये दोनों थिएटर जो हैं वो आपके फेमस हैं। तो नया थिएटर और हिंदुस्तान थिएटर के स्थापनाकर्ता कौन है? हबीब तनवीर जी, स्वर्गीय हबीब तनवीर जी। पद्मश्री भी इनको प्राप्त आपका दिया जा चुका है ना, और पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका था।
तो याद रखिए हबीब तनवीर की 2 थिएटर, नया थिएटर और आपका हिंदुस्तान थिएटर। अब मैंने थिएटर को नाचा पार्टी में इसलिए शामिल किया हुआ है क्योंकि नाचा पार्टियाँ जो है एक तरीके से देसी थिएटर ही हैं, ठीक है। तो इतनी नाचा पार्टी और उनके संस्थापक आपको याद रखने हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, रवेली नाचा पार्टी किसका है? दुलार सिंह मंदराजी जी का है। चंदैनी गोंदा और देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख जी का है। सोनहा बिहान महाशय चंद्राकर जी का है। और चिन्हारी नाचा पार्टी उनकी पुत्री ममता चंद्राकर जी का है। मटेवा नाचा पार्टी नाइक दास एंड झुमुक दास। नया थिएटर हिंदुस्तान थिएटर के संस्थापक कौन है? आपके हबीब तनवीर जी, ठीक है। इसके बाद मैंने दुलार सिंह मंदराजी, रामचंद्र देशमुख और महाशय चंद्राकर की जो उपमाएं बताई उनको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है वो पूछी जाती हैं। सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ किनका? दुलार सिंह मंदराजी जी का, ठीक है। क्या बताया था इनके बारे में? इनको क्या कहा जाता है? नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। नाचा के भीष्म पितामह। इसके बाद आप रामचंद्र देशमुख की जो उपमा है वो याद रखिए। रामचंद्र देशमुख को लोक कला का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक कला का उद्धारक। और याद रखिए महासिंह चंद्राकर जी को, ठीक है। महासिंह चंद्राकर क्या कहलाते हैं? लोक कला के पुजारी, ठीक है। महासिंह चंद्राकर कहलाते हैं लोक कला के पुजारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा नाचा। नाचा के बाद अगला जो हमारा लोक नाट्य है वो है आपका गम्मत, ठीक है। गम्मत का नाम आपने छत्तीसगढ़ में जहाँ भी आप निवास कर रहे हो इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि गम्मत जो है ये छत्तीसगढ़ का मूल लोक नाट्य है। नाचा तो कहीं न कहीं मराठी प्रभाव से जन्मा है, ठीक है। लेकिन गम्मत को आप ये बोल सकते हैं कि गम्मत छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। प्राचीन वर्ड याद रखें, सबसे प्राचीन अगर आपको पूछा, सबसे पुराना अगर पूछा तो गम्मत, सबसे लोकप्रिय अगर पूछेगा तो नाचा आएगा। लेकिन अगर सबसे पुराना या फिर आपको शुद्ध हिंदी भाषा में इस प्रकार से लिख करके देगा कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का सबसे प्राच्य रूप किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का सबसे प्राच्य रूप कहलाता है गम्मत। प्राच्य कहने का मतलब प्राचीन, सबसे पुराना, है ना। छत्तीसगढ़ के मूल जो आपके लोक नाट्य हैं वो कौन से हैं? आपका गम्मत। अब गम्मत और नाचा में कोई भी आपका ज़्यादा अंतर नहीं है, माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? जैसा नाचा होता है वैसे ही गम्मत होता है, अर्थात गम्मत में भी किसी सामाजिक बुराइयों पे, कुरीतियों पे प्रहार किया जाता है। इसको भी किसी सार्वजनिक स्थान पे मंचन किया जाता है, रात भर ये भी चलता है। इसमें भी जितने भी कलाकार होते हैं वो पुरुष कलाकार ही होते हैं। पुरुष कलाकार ही महिलाओं की भूमिका निभाते हैं और इन महिला कलाकारों को परी कहा जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका हास्य विनोद करेगा उसको क्या कहा जाएगा? जोक्कड़ कहा जाएगा। अंतर कहाँ पे आ रहा है? अंतर ये आता है कि नाचा और गम्मत में मूल अंतर ये है कि गम्मत में थोड़ा सा हास्य विनोद ज़्यादा रहता है, गम्मत थोड़ा सा व्यंगात्मक शैली में रहता है। व्यंगात्मक तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। तो हास्य व्यंग शैली में हास्य विनोद करते हुए समाज की किसी बुराइयों पे, कुरीतियों पे प्रहार करता है गम्मत, उसको प्रकाश में लाता है। कोई भी सामाजिक बुराइयां होंगी, जैसे मान लीजिए दहेज प्रथा वगैरह हो गया, इसके ऊपर भी आपका गम्मत जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो सामाजिक बुराइयों को हास्य व्यंग शैली में प्रस्तुत किया जाता है गम्मत। ये गम्मत की खासियत है, इसमें हास्य व्यंग शैली की प्रधानता होती है। और जहाँ पे हास्य विनोद की प्रधानता होगी तो हास्य विनोद करने वाले व्यक्ति की भी प्रधानता होगी। हास्य विनोद करने वाला व्यक्ति कौन होगा? आपका जोक्कर या फिर क्या आपका विदूषक। अर्थात गम्मत में जोक्कड़ या विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब गम्मत हो चाहे नाचा हो, छत्तीसगढ़ के जो लोक नाट्य हैं कहीं ना कहीं इनकी जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? रतनपुर से। नाचा भी मेन रतनपुर क्षेत्र का ही देन है क्योंकि वो भी मराठों का गढ़ था रतनपुर, ठीक है। और गम्मत भी जो है आपका रतनपुर क्षेत्र से जो है आपका शुरू होता है।
छत्तीसगढ़ में गम्मत के दो शैलियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। एक कहलाता है आपका खड़ा गम्मत और एक कहलाता है बैठा गम्मत। नाम से ही आपको उत्तर मिल जाएगा। खड़ा गम्मत अर्थात जिसमें खड़े होकर के नाट्य अभिनय किया जाएगा, और बैठा गम्मत जिसमें बैठ करके गाने बजाने की शैली होती है। और बैठा गम्मत मूलतः रतनपुर का गम्मत है, ये रतनपुर में ही होता है, इसीलिए बैठा गम्मत को रतनपुरिया गम्मत भी कहते हैं। रतनपुर में होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? रतनपुरिया गम्मत। मतलब ये मूल है, यहाँ से शुरुआत हुआ है बैठा गम्मत से। ठीक है। अब बैठ करके तो वैसे अभिनय नहीं कर सकते, तो ज़्यादा प्रचलित कौन सा हो गया? खड़ा गम्मत। ठीक है। तो खड़ा गम्मत में खड़े होकर के नृत्य नाट्य अभिनय किया जाता है, ये ज़्यादा प्रचलन में है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भागों में खड़ा गम्मत जो है वो प्रचलित है। बैठा गम्मत में बैठ करके गाने बजाने की शैली होती है, जो मूलतः प्रचलित है रतनपुर में, इसीलिए बैठा गम्मत को रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है। इतनी बातें आपको गम्मत के बारे में याद रखनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का प्राच्य रूप, जैसा पूछता है वैसे ही मैंने लिख दिया। छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का प्राच्य रूप अर्थात प्राचीन रूप कहलाता है क्या? आपका गम्मत। ठीक है। यह हास्य व्यंग शैली में, यही इसकी विशेषता है ना, यह हास्य व्यंग शैली में सामाजिक बुराइयों, समाज की विषमताओं आदि पर प्रकाश डालता है या आदि पर प्रहार करता है। हास्य व्यंग शैली में नाचा की भांति भी गम्मत के सभी कलाकार पुरुष होते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, गम्मत के सभी कलाकार पुरुष होते हैं। लेकिन जैसा नाचा अपडेट हो रहा है वैसा गम्मत भी अपडेट हो रहा है। अब इसमें भी महिलाओं की भूमिका जो है वो आपका देखी जा सकती है। साथ ही साथ बेटा ये भी याद रखिए, चाहे नाचा हो या गम्मत हो, इसमें अब टेलीविज़न का और सिनेमा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये अपने मूल स्वरूप को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। लेकिन कुछ प्रमुख जो वही नाचा कलाकार हैं या गम्मत कलाकार हैं या जो नाचा पार्टियां हैं, इनके मूल रूप को अभी भी बना करके रखी हुई हैं। ठीक है। तो चूंकि ये हास्य व्यंग शैली में होता है, इसीलिए इसमें जोकड़ या फिर जोकड़ को क्या कहा जाता है? विदूषक कहा जाता है, की अहम भूमिका होती है ना। इसमें जोकड़ या विदूषक की अहम भूमिका होती है, क्योंकि मूलतः ये हास्य व्यंग शैली पे आधारित होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में इसकी दो शैलियाँ प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ में इसकी दो शैलियाँ प्रचलित हैं। कौन कौन सी दो शैली? पहला जो है वो है आपका खड़ा गम्मत, और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है? आपका बैठा गम्मत। खड़ा गम्मत और बैठा गम्मत। ठीक है। तो पहले देखते हैं खड़ा गम्मत क्या होता है। इसमें खड़े होकर नृत्य नाट्य अभिनय किया जाता है ना। खड़े होकर के नृत्य नाट्य अभिनय किया जाता है। बैठा गम्मत, इसमें बैठकर गाने बजाने की शैली होती है ना। इसमें बैठकर गाने बजाने की शैली होती है। साथ ही साथ याद रखिएगा, चूंकि मूलतः यह रतनपुर क्षेत्र में होता है बैठा गम्मत, इसलिए इसे रतनपुरिया गम्मत भी कहते हैं। याद रखिएगा, बैठा गम्मत को रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है ना।
इसे रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है। तो ये हो गया आपका गम्मत। गम्मत की मेन खास विशेषता याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का प्राच्य रूप है, हास्य व्यंग शैली में होता है। इसमें भी आपका मूलतः पुरुष कलाकार होते हैं और हास्य व्यंग शैली में होने के कारण जोकड़ की भूमिका अहम होती है। दो शैलियाँ हैं, खड़े वाली जो आपकी शैली है वो खड़ा गम्मत है, बैठ कर के गाने बजाने की जो शैली है वो बैठा गम्मत है, जो मूलतः रतनपुर में होता है, इसलिए इसे रतनपुरिया गम्मत भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोक नाट्य में अगला लोक नाट्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका रहस। ठीक है, अब देखिए रहस क्या होता है। तो यहाँ पे एक चित्र मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं गांव में बहुत भीड़ आपको दिखाई दे रही है और इधर पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ मूर्तियाँ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं बनी हुई। एक पात्र जो दिखाई दे रहा है, ये पात्र जो है वो कंस है। ठीक है, जाहिर सी बात है, कंस नाम आया तो आप कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पा रहे होंगे श्री कृष्ण से, और जहां आप श्री कृष्ण से रिलेट कर पा रहे हैं वहीं रहस को भी आप समझ गए होंगे कि रहस जो है वो रास शब्द से बना है। ठीक है, राधा और कृष्ण की मनोहारी रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण ही कहलाता है रहस। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो आपका रहस है, जो कि रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, मूलतः उत्तर प्रदेश के रास लीला से या उत्तर प्रदेश का जो आपका रास है उससे ये प्रभावित है। और छत्तीसगढ़ में मूल रूप से जो रहस है ये बिलासपुर संभाग में ज़्यादा प्रचलित है। बिलासपुर संभाग मतलब वही कौन सा क्षेत्र आ गया बेटा, आपका रतनपुर। इसीलिए मैंने कहा कि लोक नाट्यों का जो जन्म स्थली है वो रतनपुर को आप मान सकते हो। ठीक है, तो रहस रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। मूलतः जो है ये उत्तर प्रदेश के रास लीला से सर्वाधिक प्रभावित है और छत्तीसगढ़ में ये बिलासपुर संभाग में जो है आपका सर्वाधिक प्रचलित है। अब एग्ज़ाम में 2-3 बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है बेटा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक किसे कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक, और हमेशा आंसर लिया है क्या आपका रहस। ऑप्शन में देखिए कर्मा लिख देगा, सुआ लिख देगा, नाचा लिख देगा, तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक क्या किसे कहा जाता है, रहस। देखिए मैंने नाचा के बारे में भी और आपको गम्मत के बारे में भी इसी प्रकार का टैगलाइन आपको बताया है। नाचा को छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य की संपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है या सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कहा जाता है। गम्मत को मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य का सबसे प्राच्य रूप या प्राचीन रूप कहलाता है। उसी प्रकार से रहस को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक। अब देखते हैं कि रहस का आयोजन किया कैसे जाता है। देखिए चूंकि रहस जो है वो आपका रास लीला है, अर्थात कृष्ण और राधा से संबंधित है। साथ ही साथ केवल रास लीला ही नहीं, इसमें श्री कृष्ण द्वारा कंस वध या फिर जो आपका श्रीमद् भागवत गीता का 10वें स्कंध की जो आपकी कहानी है, तो इस प्रकार कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियों का चित्रण जो है वो रहस में किया जाता है। अब रहस में क्या होता है, पूरा का पूरा जो गांव होता है, ठीक है, ये पूरे के पूरे गांव को ब्रज मान लिया जाता है। ब्रज जानते हैं श्री कृष्ण का जो आपका स्थान है, तो पूरे के पूरे गांव को ब्रज मंडल मान करके जो देवी देवताएं होती हैं या जो आपका उस पूरे के पूरे कहानी के जो पात्र होते हैं उनकी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पूरे गांव में जो है आपका अलग अलग स्थानों पे मूर्तियां बनाई जाती हैं। ये देखिए जैसे मैंने चित्र में आपको बताया कि गांव में जो कलाकार होते हैं, जो देवी देवताएं होती हैं उस कहानी की, उनके पूरे गांव में जो है वो मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूरे गांव को किसकी भांति सजा दिया जाता है, पूरे गांव को ब्रज मंडल की भांति जो है सजा दिया जाता है। खास बात यह है कि ये जो मिट्टी की देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं ये चितेर जाति के कलाकारों द्वारा बनाई जाती हैं। ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, पूरे गांव को ब्रजमंडल मान करके चितेर जाति के कलाकारों के द्वारा गांव भर में मिट्टियों की जो है मूर्तियां जो है वो बना करके स्थापित की जाती हैं।
जिस स्थान पे रहस्य का मंचन होता है, ठीक है, मतलब जो रहस्य का मंच होता है जहाँ पे, उस मंच को बेड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा शब्दों को। रहस्य का जो आपका मंचन जहाँ पे होता है, या बोल सकते हैं रहस्य का जो आपका रंग मंच होता है, वो रंग मंच क्या कहलाता है? बेड़ा। और रहस्य के आयोजन के लिए एक खंभा जो है वो आपका गाड़ा जाता है। ये खंभा या जो आपका खंभ है, इसको थुन कहा जाता है। ठीक है, रहस्य का आयोजन स्थल या रंगमंच क्या कहलाएगा? बेड़ा। जो खंभा गाड़ा जाता है रहस्य के आयोजन के लिए, वो कहलाता है थुन। ठीक है, अब रहस्य में देखिए कई कलाकार होते हैं, अलग अलग पात्रों की ये भूमिका निभाते हैं। कंस कोई बनेगा, कोई कृष्ण वगैरह बनेगा, लेकिन रहस्य का जो सबसे प्रमुख कलाकार होता है, प्रमुख जो आपका पात्र होता है, उसको रासदारी कहा जाता है। ये सबसे प्रमुख पात्र है। और रासदारी जो है ये प्रमुख कथानक भी होता है। कथानक मतलब कहानियों को यही सुनाता है। प्रमुख जो आपका बोलने वाला प्रमुख पात्र या फिर कथानक जो होता है, वो कौन होता है? आपका रासदारी। ठीक है, अब ये रासदारी कैसे कथाओं को बोलता है? तो रासदारी के पास एक गुटका होता है। गुटका मतलब छोटा सा पुस्तक, जो छोटी सी पुस्तक होती है, ये हस्तलिखित पुस्तक होती है, खुद के द्वारा लिखा हुआ एक पुस्तक होता है, छोटा सा, जो हाथ में रखा रहता है, उसको रहस्य गुटका कहा जाता है, मतलब रहस्य की छोटी सी पुस्तक। अब ये रहस्य गुटका कैसे तैयार किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर क्षेत्र के एक संस्कृत के प्रमुख साहित्यकार थे बाबू रेवाराम, है ना। बाबू रेवाराम का नाम फेमस है रतनपुर क्षेत्र में, और बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपियां ही रहस्य का आधार है। अर्थात छत्तीसगढ़ में रासदारी जिस कथानक को कहता है, वो जो आपकी पांडुलिपियां हैं, वो जो कथानक हैं, वो किसके द्वारा रचित हैं? बाबू रेवाराम द्वारा रचित हैं। तो बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपियों पे आपका रहस्य आधारित होता है, और इसी पांडुलिपियों के आधार पर रहस्य का कथानक या कहानी तैयार होता है, जिसे रहस्य गुटका कहा जाता है। और सभी रासदारियों के पास यह रहस्य गुटका जो है वो आपका उपलब्ध रहता है। इसी को देख करके रासदारी जो है वो रहस्य की कथानक का वर्णन करता है। ठीक है, तो प्रमुख कलाकार या पात्र क्या कहलाया? ठीक है, यह कथावाचक कौन कहलाया? आपका रासदारी। ठीक है, अब जैसे गम्मत में मैंने आपको बताया था, वैसे ही रहस्य के दो आपकी शैलियाँ प्रचलित हैं। एक है आपका खड़ा साज और एक होता है बैठा साज। वही है, खड़ा साज में खड़े होकर के अभिनय किया जाएगा, बैठा साज में बैठ करके जो है वो आपका अभिनय किया जाएगा। और वही जो आपका बैठा साज है, जाहिर सी बात है ये किस क्षेत्र का है? आपका रतनपुर क्षेत्र का है। साथ ही साथ रतनपुर क्षेत्र का है और ये मूल है। मूल होने के कारण ये शुद्ध ब्रज भाषा में होता है, ये याद रखिएगा। जबकि जो खड़ा साज है ये छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और ये छत्तीसगढ़ी भाषा में होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि बैठा साज मूल है, जो मूलतः रतनपुर में होता है, शुद्ध ब्रज भाषा में होता है, जबकि खड़ा साज छत्तीसगढ़ी भाषा में होता है और इसका प्रचलन सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक क्षेत्रों में खड़ा साज जो है वो आपका प्रचलित है। तो इतनी बातें आपको रहस्य के बारे में याद रखनी है। याद रखिएगा, रहस्य जो है वो रासलीला का, राधा कृष्ण की मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। मूलतः उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग में रतनपुर क्षेत्र में जो है इसका ज़्यादा प्रचलन है। पूरे गांव को ब्रजमंडल मान करके चितेर जाति के कलाकारों द्वारा मिट्टी की देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती है। रहस्य का जो मंचन स्थल होता है उसको बेड़ा कहा जाता है। रहस्य के आयोजन के लिए एक प्रतीक खंभ गाड़ा जाता है, जिसको थुन्न कहते हैं। रहस्य का जो प्रमुख पात्र होता है या जो कथावाचक होता है वो कहलाता है रासदारी। प्रत्येक रासदारी के पास एक रहस्य गुटका होता है, जिसके आधार पे वो कथावाचन करता है। और ये रहस्य गुटका तैयार किया जाता है बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपियों के आधार पे।
छत्तीसगढ़ में रहस्य के दो प्रकार हैं, खड़ा साज और बैठा साज। बैठा साज मूल है जो कि मूलतः रतनपुर में प्रचलित है और ये शुद्ध ब्रज भाषा में होता है, जबकि खड़ा साज ज़्यादा प्रचलन में है जिसमें खड़े होकर के नृत्य अभिनय करते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में खड़ा साज प्रचलित है और ये छत्तीसगढ़ी भाषा में होता है। इसके अलावा भी रहस्य के प्रकार हैं, तो प्रमुख बिंदुओं को मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम अंतिम में उसको बताएंगे। तो रहस्य याद रखिए, सबसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक कहलाता है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक। सीधा आपका सेम टू सेम ये वर्ड याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक कहलाता है रहस्य। राधा कृष्ण की मनोहारी रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण। राधा कृष्ण की मनोहारी रास लीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण या उसकी कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण क्या कहलाता है? आपका रहस्य। ठीक है, यह लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रास लीला से सर्वाधिक प्रभावित है। यह लोकनाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से सर्वाधिक प्रभावित है और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है ना। यह लोकनाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से सर्वाधिक प्रभावित है और छत्तीसगढ़ में ये बिलासपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जो है इसका आपका प्रचलन है। ठीक है, चितेर जाति के कलाकारों द्वारा, चितेर जाति के कलाकारों द्वारा संपूर्ण गांव को ब्रजमंडल मानकर, चितेर जाति के कलाकारों द्वारा संपूर्ण गांव को ब्रजमंडल मानकर मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना। मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, रहस्य के रंगमंच को, जहाँ पे रहस्य का मंचन होता है, बेड़ा कहा जाता है। रहस्य के रंगमंच को बेड़ा कहा जाता है। ठीक है, तथा रहस्य के आयोजन के लिए, रहस्य के आयोजन के लिए एक प्रतीक स्वरूप खंभा गाड़ा जाता है। एक प्रतीक खंभ गाड़ा जाता है जिसको क्या कहते हैं? थुन। एक प्रतीक खंभ थुन गाड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद रहस्य संबंधित और भी बातें हैं, उसको हम जान लेते हैं कि रहस्य का प्रमुख कथावाचक एवं पात्र, रहस्य का प्रमुख कथावाचक एवं पात्र रासदारी होता है। कौन होता है आपका? रासदारी। इन चीज़ों को आप मेंस में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, उसी के आधार पे इसको जो है मैं समझा रहा हूँ आपको। साथ ही साथ आप याद रखेंगे बेटा कि छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम, छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपियां प्रचलित हैं।
छत्तीसगढ़ में बाबू रेवा राम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपियां प्रचलित हैं। इसी के आधार पर रहस्य का कथानक तैयार किया जाता है। इसी के आधार पर रहस्य की कथा जो है वो तैयार की जाती है। इसी के आधार पर रहस्य का कथानक तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रहस्य गुटका कहा जाता है। मतलब एक पुस्तक है छोटी सी, ठीक है, जिसे रहस्य गुटका कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये हस्तलिखित गुटका होता है जो सभी राजदारियों के पास होता है, ठीक है। अंतिम में याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ में रहस्य के 2 स्वरूप प्रचलित हैं। छत्तीसगढ़ में रहस्य के 2 स्वरूप प्रचलित हैं। पहला खड़ा साज और दूसरा बैठा साज। पहला क्या है आपका खड़ा साज कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है, बैठा साज। खड़ा साज मैंने कहा कि यह सर्वाधिक प्रचलित है। याद रखिएगा, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि रहस्य में कौन सी शैली ज़्यादा प्रचलित है, तो खड़ा साज जो है वो सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें खड़े होकर के नृत्य नाट्य अभिनय किया जाएगा। और बैठा साज जो है ये केवल रतनपुर में प्रचलित है। बैठा साज केवल रतनपुर में प्रचलित है। जैसा बैठा गम्मत रतनपुर में प्रचलित है, वैसा रहस्य का बैठा साज भी केवल रतनपुर में प्रचलित है। और याद रखिएगा कि रतनपुर में प्रचलित रहस्य का ये जो बैठा साज है यह शुद्ध ब्रज भाषा में होता है। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया, ये शुद्ध ब्रज भाषा में होता है। तो ये हो गया आपका रहस्य, ठीक है। अब देखिए, रहस्य में एक प्रकार और भी देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में रहस्य के बोल सकते हैं आपका एक और वर्गीकरण है, ठीक। अब रहस्य का जो ये वर्गीकरण है, इसमें जो 2 प्रकार मिलते हैं, उसमें से एक कहलाता है सवर्ण रहस्य और एक कहलाता है सतनामी रहस्य। इस प्रकार के आपके प्रकार भी देखने को मिलेंगे। क्या क्या नाम है, सवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य। सवर्ण रहस्य में अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो रहस्य है मतलब कथानक तो वही होगा, वही श्री कृष्ण से संबंधित जो आपके विभिन्न प्रकार की कहानियां हैं उसी का चित्रण होता है। सवर्ण रहस्य में जो मेन कथानक होता है, ठीक है, ये ब्राह्मण जाति का होता है। और सतनामी रहस्य में जो कथानक होता है वो सतनामी समाज का ही एक शिक्षित जो है वो आपका व्यक्ति होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये अगर भी एग्ज़ाम में पूछा कि ये इसके प्रकार है कि नहीं तो आप गलत मत कर देना। याद रखिएगा, रहस्य के एक और प्रकार है, ठीक है, सवर्ण रहस्य और आपका सतनामी रहस्य। तो इसको मैं अंतिम में यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसके अतिरिक्त सवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य भी प्रचलित है। सवर्ण रहस्य और सतनामी रहस्य का भी जो है वो आपका प्रचलन है। तो याद रखिएगा, रहस्य क्या है, राधा कृष्ण की मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूप है। छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक कहलाता है। बिलासपुर संभाग में ज़्यादा प्रचलित है, उत्तर प्रदेश से प्रभावित है। पूरे गांव को ब्रजमंडल मान करके मिट्टी की देवी देवताओं की मूर्तियां किस जाति के कलाकार बनाते हैं, चितेर जाति के कलाकार बनाते हैं। रहस्य का जहां पे मंचन होता है वो रंग मंच क्या कहलाता है, बेड़ा कहलाता है। आयोजन के लिए जो प्रतीक खंभ गाड़ते हैं वो थुन्न कहलाता है। रहस्य का प्रमुख पात्र कौन होता है, राजदारी। इन राजदारियों के पास रहस्य गुटका होता है, जिसका जो आपका आधार है वो बाबू रेवा राम द्वारा रचित रहस्य की पांडुलिपियाँ। छत्तीसगढ़ में रहस्य के 2 स्वरूप प्रचलित हैं, खड़ा साज जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित है और बैठा साज जो कि केवल रतनपुर में प्रचलित है और यह शुद्ध ब्रज भाषा में होता है। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि सवर्ण रहस्य भी होता है और सतनामी रहस्य भी होता है।
तो ये हो गया हमारा लोक नाट्य में 3 प्रमुख लोक नाट्य, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हमने अध्ययन किया आपका नाचा का, जो सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य या लोक नाट्य की संपूर्ण विधा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद हमने देखा छत्तीसगढ़ का लोक नाट्य का सबसे प्राच्य रूप या प्राचीन रूप आपका गम्मत, और छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक हमने देखा आपका रहस। अगले क्लास में आपका लोकनाट्य की जो जनजातीय लोकनाट्य है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।